गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वाटर से रिलेटेड वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, हैवी वाटर से रिलेटेड हैवी वाटर की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, इनकी बातें हम लोगों ने कर रखी हैं। उस वीडियो को हमें लगता है आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसके आगे हाइड्रोजन के अगले वीडियो की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। ये भी बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, घर में आरओ इंस्टॉल करते हैं, आरओ का पानी पीते हैं। इसी तरह से मिनरल वाटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो आखिर में हमें इनकी नीड क्यों पड़ी, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इस सब की? क्योंकि धीरे धीरे अपना वाटर जो है, जो सॉफ्ट वाटर था, मतलब जिसको हम फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का नाम दे सकते हैं, कि जो अपने पीने के लिए सूटेबल है, उसके अंदर धीरे धीरे कुछ सॉल्ट मिक्स होते चले गए और वो वाटर प्रेजेंट टाइम में मान सकते हो कि हार्ड वाटर हो चुका है। और हार्डनेस इतनी ज़्यादा है कि अगर हम उसको इनटेक करते हैं तो अपने बॉडी में कुछ न कुछ डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं। इसलिए ऐसे वाटर को हमें ये पहले नंबर पर ये चेक करना कि ये वाटर कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा पीने के लिए हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं सही है, उस टाइप के वाटर को हम लोग इनटेक करते हैं। तो सबसे पहले हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में देखो, देखने से ऐसा कहीं कुछ नहीं आपको नज़र आएगा कि ये वाटर हार्ड है और ये वाटर सॉफ्ट है, क्योंकि देखने में दोनों वाटर फ्रेश वाटर नज़र आएंगे। ऐसा लगेगा कि पीने के लिए दोनों सूटेबल हैं, लेकिन उसमें जो सॉल्ट मिले होते हैं वो सॉल्ट डिज़ोल्व सॉल्ट होते हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम उनको TDS मीटर से या अपने पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनसे अगर हम चेक करें तो वाटर की हार्डनेस का पता चल सकता है। अब जैसे देखा जाए कि वाटर को हम लोगों ने पहले दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। अब पहले नंबर पर घर पे पहचानेंगे कैसे? वाटर which produces leather with soap solution is called soft water। ऐसा कोई वाटर जिसमें हम लोगों ने सोप यूज़ किया और सोप ने सफिशिएंट झाग बनाया, तो ऐसे वाटर को हम सॉफ्ट वाटर का नाम देते हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल वे में हम पहचान सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। जैसे डिस्टिल्ड वाटर है, रेन वाटर है, ये सब फ्रेश वाटर में या सॉफ्ट वाटर में हमें कह सकते हो कि अवेलेबल है। वाटर विच डू नॉट प्रोड्यूसेस लेदर विथ सोप सोल्यूशन इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर। अगर किसी वाटर में हम लोगों ने सोप यूज़ किया और सफिशिएंट झाग नहीं बन रहा है, तो ऐसे वाटर को हम लोग हार्ड वाटर का नाम देते हैं। मतलब इसको हम इस तरह से सिंपल टेक्निक से पहचान सकते हैं। सी वाटर है, रिवर वाटर है, वेल वाटर है, ये सब वाटर जो हैं स्पेशली हार्ड वाटर में कंसीडर होते हैं। रिवर वाटर देखा जाए रियल में तो ये फ्रेश वाटर का सोर्स है, लेकिन आज के टाइम में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का रिज़ल्ट है कि वाटर में इतना ज़्यादा वेस्ट मिला हुआ है, इतने ज़्यादा कूड़े कचरे मिल जाते हैं कि उसके हार्डनेस का लेवल इंक्रीज़ होता है। इसलिए हम लोगों ने रिवर वाटर को हार्ड वाटर में कंसिडर कर रखा है। कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब अपने वाटर के अंदर अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और अगर सल्फेट, ये सॉल्ट डिज़ोल्व हो हैं, तो ऐसे वाटर को हम लोग हार्ड वाटर का नाम देंगे। और यही सॉल्ट वाटर के हार्डनेस के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, या यूँ कह लो वाटर को हार्ड करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले रखा है, ये देखा जाए, आपको पता है ये सोप है, C17H35COON, सोडियम स्टीयरेट है, ये सोप है, स्टीरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। अगर इसको हम लोगों ने वाटर में यूज़ किया और वाटर में पहले से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अवेलेबल है, M++ का मतलब इसको हम लोगों ने हाइपोथेटिकली Ca++ और Mg++ को हमने कंसिडर कर रखा है। तो ये सोप के साथ हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन देखो रिएक्शन करके इसको प्रेसिपिटेट बना देगा, कह सकते हो कि इनसॉल्युबल सॉलिड बना देगा। इनसॉल्युबल सॉलिड बना करके
ये नीचे देखा जाए मेटल स्टेरेट बन जाएगा, जो कि कैल्शियम या मैग्नीशियम का जो भी रहेगा, और सोडियम आयन सोल्यूशन में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो सोप का बहुत ज़्यादा पार्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिएक्शन करने में ख़त्म हो जाएगा, तो क्लीनिंग के लिए हमारा सोप बहुत मिनिमम बचेगा। इसलिए हम ऐसे वाटर कह सकते हो कि सोप जो है प्रॉपर झाग नहीं बना सकता, और अगर वाटर सॉफ्ट है तो उसमें प्रॉपर लेथर बनेंगे, प्रॉपर लेदर बनेगा, प्रॉपर कह सकते हो झाग बनेगा, और क्लीनिंग एक्शन उसका कंप्लीट होगा। तो ये तो एक सिंपल सी बात रही। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि वाटर हार्ड वाटर में सोप झाग बनाता क्यों नहीं, लेदर क्यों नहीं देता, तो ऐसे केस में ये रिएक्शन आपके लिए बहुत सुटेबल रिएक्शन है। इसको आप लोग ज़रा ध्यान से ज़रूर करना। अब इसके आगे हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए वाटर की हार्डनेस को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक तो टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरा परमानेंट हार्डनेस। ये जो टेम्परेरी हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिजॉल्व इन इट। मतलब अगर अपने वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अगर डिजॉल्व हैं तो ऐसे वाटर को हम टेम्परेरी हार्डनेस का नाम देंगे कि वाटर हमारा टेम्परेरी हार्ड है। और परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या है, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिजॉल्व इन वाटर। अगर अपने वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स अगर डिजॉल्व हैं तो ऐसे वाटर को हम लोग जो है परमानेंट हार्डनेस का नाम देते हैं। अब दोनों के अलग अलग तरीके हैं। अब इसी वाटर की हार्डनेस को, चाहे वह टेम्परेरी हार्डनेस हो या परमानेंट हार्डनेस हो, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रिमूवल वाली प्रोसेस है इसी को हम नाम देते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने की टेक्निक। अब जैसे देखा जाए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर इज़ कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। अगर वो प्रोसेस जिससे हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव करेंगे उसको हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का नाम देंगे। अब इसमें देखा जाए टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए और परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। बड़ा अच्छा स्टेप है, आपको ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला सिंपल स्टेप है कि अगर हम रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, जैसे मान लो कि अगर हम वाटर को बॉयल करा दें, किसी कंटेनर में हम वाटर को लें और उसको इतना हीट कर दें कि जो वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, ये देखा जाए कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ब्रेक होकर के अगर इसको हीट किया जाए तो ब्रेक होगा, कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट बना देगा, CO2 और H2O बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट देखो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में जाके और CO2 स्केप कर जाएगा और वाटर आपके वाटर में मिक्स हो जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और CO2 और H2O बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट सेटल डाउन हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में अपने NCERT में इन्होंने एक नया रिसर्च डाल रखा है कि अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट न बन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और CO2 रिलीज़ होगा। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पर ये चीज़ डिस्कस की गई है, जैसा कि इक्विलिब्रियम में सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को हमने डिस्कस कर रखा है। इस सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की ज़्यादा है और मैग्नीशियम कार्बोनेट की कम है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा न कि मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसलिए आपके लिए दोनों इक्वेशन राइट हैं, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन ज़्यादा राइट है, आप लोग इसका ध्यान रखना। तो अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं वाटर के अंदर, वाटर को हमने बॉयल कर दिया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये देखा जाए प्रेसिपिटेट बन करके इनसॉल्युबल होकर के सेटल डाउन हो जाएंगे और अपना वाटर टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी, वाटर जो है सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेथड, इसको हम क्लार्क मेथड का भी नाम देते हैं, कि वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, वाटर अपना जो टेम्परेरी हार्ड है उसमें हम कैलकुलेटेड अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। कैलकुलेटेड अमाउंट, इसका ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें नहीं लेना है, कैलकुलेटेड अमाउंट में लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो है अगर मिलाया जाएगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O दे रहा है, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। फिर वही बात
सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पर जो अपने एनसीईआरटी में इन्होंने दे रखा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखो मिक्स होकर के डिज़ोल्व होकर के अपने को दे रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट CO2 और H2O। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ये सेटल डाउन हो जाएगा वाटर के अंदर बॉटम में जाके और अपना वाटर हार्ड से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये दो टेक्निक हैं जिससे कि हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब आगे देखो ये लाइन बड़े काम की है। इन दिस मेथड एक्सेस ऑफ लाइम शुड नॉट बी एडेड। मैंने कहा ना हमेशा कैलकुलेटेड अमाउंट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट अगर हमने यूज़ कर लिखा अदरवाइज वाटर विल अगेन बिकम हार्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अगर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादा मिला रखा है तो रिएक्शन में जितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होंगे वो पार्ट तो यूज़ हो जाएगा, लेकिन जो एक्सेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर बच जाएगा ये CO2 के साथ देखा जाए CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर से और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर से बना देगा और अपना वाटर फिर से हार्ड हो जाएगा। इसलिए हमेशा हम लोग अपनी नीड के हिसाब से, नीड के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड अमाउंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिलाते हैं। अब ऐसे देखा जिसके बाद रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए सबसे पहले बाई वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो जब हम Na2CO3 मिला देंगे वाटर के अंदर तो कैल्शियम क्लोराइड को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड को मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, मैग्नीशियम सल्फेट को मैग्नीशियम कार्बोनेट में और कैल्शियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट में। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेंगे ये सब सेटल डाउन हो जाएंगे, जो कि परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल साल्ट हैं। और NaCl या Na2SO4 से वाटर की हार्डनेस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, वाटर हार्ड नहीं बनता। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि वॉशिंग सोडा मेथड से अब इस तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कह सकते हो कि कार्बोनेट्स हैं सेटल डाउन हो गए और अपना वाटर हार्ड यानी हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में चेंज हो गया। तो ये इसको हम लोग वॉशिंग सोडा मेथड का नाम देते हैं और ये परमानेंट हार्डनेस के लिए, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इक्वेशन आप लोगों को ज़रूर देने पड़ेंगे, तब जा कर के आप लोगों की बात पूरी तरह से राइट होगी। इसका आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अब इसके आगे देखा जाए हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स और हैं जो कि बड़ी अच्छी हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर आयन एक्सचेंज मेथड, ये प्रेजेंट टाइम में कह सकते हो कि लार्ज लेवल पर यूज़ हो रही हैं। आज के टाइम में तो लार्ज लेवल पर हम लोग RO प्लांट लगा देते हैं जो कि इससे भी काफ़ी मॉडर्न है, लेकिन फिर भी ये सब पुरानी टेक्निक्स हैं लेकिन आज भी अपने लिए इफ़ेक्टिव हैं। दिस इज़ द मॉडर्न मेथड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। इसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर का एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया है जिसको हम परम्यूटेड मेथड का नाम देते हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट Na2Al2Si2O8 × XH2O, ये जो प्रोडक्ट है इसी को हम नाम देते हैं परम्यूटेड। कैसे निकालें मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सचेंजिंग कैटायंस सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर विथ सोडियम आयन। अब इसमें जो सोडियम आयन है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ एक्सचेंज करके कह सकते हो कि सोडियम चला जाएगा, सोडियम आयन वाटर में चला जाएगा और वाटर के अंदर अवेलेबल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ये कैच कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। इसीलिए नाम है यहाँ पर एक्सचेंजर, आयन एक्सचेंज मेथड का हम नाम दे रहे हैं। अब इसमें देखा जाए दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर नोन एज जियोलाइट और इसी का एक टेक्निकल नेम है परम्यूटेड, इसीलिए हम लोग परम्यूटेड मेथड का नाम देते हैं। इसमें देखो हम लोगों ने क्या किया है, ये देखो एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में नीचे देखो ग्रेवल्स रखे हुए हैं। हार्ड वाटर को देखो हम लोग ये निकाल कह सकते हो कि ट्यूब के थ्रू यहाँ पर हम लोगों ने एक पूरी नली लगा रखी है, इसके थ्रू देखा जाए हार्ड वाटर को हम यहाँ पर डाल रहे हैं। यहाँ देखो हम परम्यूटेड सेट कर दे रहे हैं और यहाँ पर हमारा सॉफ्ट वाटर कलेक्ट होगा, यहाँ से वेस्ट बाहर निकालेंगे। तो जो अपना Na2Al2Si2O8 × XH2O है, इतने पार्ट को क्योंकि केवल इधर का उधर ट्रांसफ़र होगा, इसको हम लोगों ने Z से कंसिडर कर लिया है। तो Na2Z हमारा एक सिंपल सा फार्मूला बन गया। अब यही जो Na2Z है वाटर के अंदर अवेलेबल Ca++ को एक्सचेंज कर लेगा, वाटर के अंदर सोडियम आयन पहुंच जाएगा और CaZ बन जाएगा। सेम तरीका Na2Z मैग्नीशियम से अगर ट्रीट होगा तो यहाँ पर MgZ बन जाएगा
और 2Na+ अलग हो जाएगा। तो अब इस तरह से वाटर के अंदर अवेलेबल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन देखो एक्सचेंज कर लिए गए सोडियम आयन के थ्रू। अब यहाँ पर देखा जाए जब वाटर या हार्ड वाटर नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो बीच में हमने परम्यूटेट की जो लेयर लगा रखी है, ये लेयर धीरे धीरे कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक्सचेंज कर लेगी और फिर यहाँ पर हमारा सॉफ्ट वाटर कलेक्ट हो जाएगा, जिसको टाइम टाइम पर हम निकालते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा कि जो अपना सोडियम आयन है, जो भी जितना भी परम्यूटेट आपने ले रखा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि सोडियम आयन एक्सचेंज के बाद ये पूरी तरह से परम्यूटेट से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये परम्यूटेट हमारा वर्क करना बंद कर देगा। तो ऐसे केस में हम 10% हार्ड वाटर डालना बंद कर देंगे और 10% NaCl का सलूशन इसके अंदर और मिला देंगे। तो जब 10% NaCl का सलूशन मिला देंगे तो इस तरह देखा जाए हमारा परम्यूटेट फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो रीजनरेशन ऑफ परम्यूटेट क्या किया गया है यहाँ पर, इट में बी रीजनरेटेड बाई पासिंग 10% NaCl सोल्यूशन थ्रू इट। अब 10% जब NaCl सोल्यूशन आप डाल दोगे, CaZ यहाँ पर Na+ के साथ मिल करके Na2Z बना देगा और कैल्शियम आयन रिलीज़ कर देगा। और ऐसे MgZ Na के साथ Na जो हमने 10% NaCl का सोल्यूशन डाला है, इसके साथ मिल करके Na2Z बना देगा, मतलब परम्यूटेट हमारा फिर से रीजनरेट हो जाएगा और मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो वेस्ट की तरह से इनको बाहर निकाल देंगे और हमारा ये फिर से परम्यूटेट पहले जैसा वर्क करना शुरू कर देगा। तो एक कॉमन सी चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके बाद देखा जाए अगले स्टेप में हमने सिंथेटिक रेजिन और ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर की बात की है। यहाँ पर ये तो इनऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर था, लेकिन अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल यूज़ करेंगे, इसीलिए इसका नाम है सिंथेटिक रेजिन्स और ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। दीज आर द इनसॉल्युबल पॉलीमेरिक सॉलिड। ध्यान रखना पॉलीमर का मतलब क्या है कि इसका मोलर मास, जो मैक्रोमॉलिक्यूल हम लोग यूज़ करेंगे, इसका मोलर मास 10,000+ में होगा, मतलब बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसा कि पॉलीमर का नॉर्मली रहता है। हैविंग जाइंट हाइड्रोकार्बन नेटवर्क कंटेनिंग रिएक्टिव एसिडिक और बेसिक ग्रुप। मतलब ऐसे हम लोगों ने पॉलीमर ऑर्गेनिक नेचर के यूज़ कर रखे हैं जिसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप हैं और ये बहुत बड़ा एक जायंट हाइड्रोकार्बन का नेटवर्क है, आप मान सकते हो। इसको हम लोग यूज़ करेंगे। थोड़ा डायग्राम को आप लोग देखना, बहुत इजी है समझना। जैसे ये देखो एक सिंपल सा डायग्राम हम लोगों ने बना रखे हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये फर्स्ट वाले में हमने यहाँ पर एक ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल रख रखे हैं जिसमें रिएक्टिव H+ आयन अवेलेबल है, और इसके बाद इस वाले इसको हम लोग कैटायन एक्सचेंज रेजिन का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आयन पूरे के पूरे H+ आयन के थ्रू एक्सचेंज कर लिए जाएंगे। और फिर इस वाले में एनायन एक्सचेंज रेजिन का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने मैक्रोमॉलिक्यूल ले रखे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज के लिए देखा जाए हमारे पास OH- अवेलेबल है। तो हम लोग हार्ड वाटर यहाँ से डालेंगे। हार्ड वाटर के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयन हैं वो देखो यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएंगे, और ये वाटर देखो आगे मूव करेगा और जितने नेगेटिव आयन हैं यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएंगे, और फिर अपने को सॉफ्ट वाटर यहाँ पर देखो मिल जाएगा। मतलब हार्ड वाटर यहाँ हमने डाला, दोनों चैम्बर से पास होते होते यहाँ पर हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। अब इस पूरे चैम्बर में हो क्या रहा है, जैसे जो हमने मैक्रोमॉलिक्यूल ऑर्गेनिक नेचर का ले रखा है रेजिन, जिसको हम लोग रेजिन और इसका रिएक्टिव पार्ट जो H+ है, यहाँ पर देखो हमने H+ से शो किया है। अब H+ क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को देखो एक्सचेंज कर देगा। वाटर के अंदर H+ चला जाएगा और रेजिन का कैल्शियम सॉल्ट और रेजिन का मैग्नीशियम सॉल्ट डेवलप हो जाएगा। वैलेंसी के हिसाब से देखो H2Ca और H2Mg बना। अब जब हमारा वाटर यहाँ पर पॉजिटिव आयन यहाँ पर एक्सचेंज हो गए और वाटर में H+ आयन डाल दिया गया, दूसरे चैम्बर में वाटर गया यहाँ पर। अब इसमें देखा जाए रेजिन यहाँ पर जो हमने रखा है उसमें नेगेटिव आयन OH- आयन एक्सचेंज के लिए अवेलेबल है, तो OH- आयन देखो Cl- को एक्सचेंज कर लेगा और यहाँ पर सल्फेट आयन को एक्सचेंज कर लेगा। क्योंकि SO4- है, इसलिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हमने इसको कंसिडर कर रखा है। तो सल्फेट आयन को देखो कंसिडर कर वो एक्सचेंज कर लेगा और सोल्यूशन में OH- आयन डाल देगा। तो सोल्यूशन में इस वाले चैम्बर में देखो H+ रिलीज़ किया गया, इसमें OH- रिलीज़ किया गया। अब H+ और OH- मिल करके H2O बना देंगे,
जो कि अनआयनाइज्ड है। तो अब यहाँ पर पूरे पॉजिटिव आयन यहाँ पर एक्सचेंज हो गए H+ के थ्रू, पूरे नेगेटिव आयन यहाँ पर एक्सचेंज हो गए OH- के थ्रू, और यहाँ से हमारा वाटर जो रिलीज़ होगा वो फ्रेश वाटर होगा। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत आसान चीज़ें अपने पास हैं। और H+ OH- मिलकर के H2 बना देंगे तो वाटर का नेचर ना तो एसिडिक रहेगा और ना ही बेसिक रहेगा, मतलब एक नॉर्मल वाटर का लेवल बना रहेगा। अब एक टाइम जब ऐसा आएगा कि धीरे धीरे हमारा ये जो कैटायन और एनायन एक्सचेंज रेजिन है, ये कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन या Cl या SO4 आयन को एक्सचेंज करते करते कम्प्लीटली ख़त्म होने लगेंगे, क्योंकि जब इनके पास H+ आयन नहीं रहेगा या OH- आयन नहीं रहेगा तो फिर ये नेगेटिव या पॉजिटिव आयन को एक्सचेंज कैसे करेंगे। तो ऐसे केस में फिर से हम इनको रीजनरेट करते हैं। रीजनरेट कैसे करेंगे, यहाँ से हार्ड वाटर डालना बंद कर देंगे, यहाँ पर डाइल्यूट HCl डालते हैं रीजनरेशन के लिए, और यहाँ पर देखा जाए हम डाइल्यूट NaOH डालते हैं रीजनरेशन के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जब हम डाइल्यूट HCl डाल देंगे तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएंगे, और रेजिन का H+ आयन फिर से देखो जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए इसमें जो Cl- और SO4- एक्सचेंज हो चुके हैं, जब इसमें NaOH डाल देंगे तो अब यहाँ पर Cl और SO4 NaCl और Na2SO4 बना देंगे, और रेजिन हमारा फिर से OH- वाला देखो एक्सचेंज करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब फिर न्यू पहले जैसा नया हो जाएगा और वर्क करने लगेगा। इसी को हम रीजनरेशन ऑफ रेजिन्स का नाम देते हैं। फिर ये वर्क करने लगेगा अपने आप, मतलब हम इसको फिर से कह सकते हैं हार्ड वाटर के को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी अपने लिए एक बड़ा अच्छा सा तरीका है। थर्ड नंबर पर देखो बाइकैलगॉन प्रोसेस, ये भी बड़ा अच्छा सा स्टेप है। दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट NaPO3N, और N की वैल्यू जो होगी ये 1000 से ज़्यादा होगी, यानी ये एक पॉलीमेरिक फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमनली नोन एज कैलगॉन। इसको हम लोग कैलगॉन का नाम देते हैं। और जो हम लोग बेसिकली द कॉमनली यूज्ड कैलगॉन इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये कॉमनली यूज्ड कैलगॉन है। अब ये जो कैलगॉन स्पेशली हमारे सामने है, अब ये देखा जाए अगर हम हार्ड वाटर को पास करेंगे तो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम आयन है और मैग्नीशियम आयन है ये देखो सोडियम आयन के थ्रू एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर Na2 Na4 PO3 6 2Ca++, तो Na2 Ca2 PO3 6 4Na+, और यहाँ पर Na4 की जगह पर देखा जाए 2 Mg आ जाएगा, क्योंकि सोडियम अगर 2 सोडियम एक्सचेंज होंगे तभी तो एक कैल्शियम आयन आएगा, क्योंकि सोडियम +1 चार्ज का है और कैल्शियम और मैग्नीशियम +2 चार्ज वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने बनेगा, मतलब वाटर के अंदर जो अवेलेबल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हैं वो पूरे एक्सचेंज हो जाएंगे और हमारा वाटर हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा। ये भी एक टेक्निक है जो हम लोग आज के टाइम में कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। तो इतना तो सिंपल सा हमारा स्टेप रहा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने से रिलेटेड। अब इसके आगे देखा जाए हमारे पास 2 छोटे छोटे टॉपिक और हैं, बिल्कुल इजी गोइंग। जैसे एक तो हाइड्रोजन इकोनॉमी का है और एक एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ये 2 टॉपिक हैं। देखिए हाइड्रोजन इकोनॉमी का सिंपल पर्पस क्या यानी सिंपल मतलब क्या है, द प्रपोजल ऑफ टू यूज़ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स एंड पॉसिबली आल्सो इन होम एंड मोटर व्हीकल्स इज कॉल्ड हाइड्रोजन इकोनॉमी। क्योंकि हाइड्रोजन एक आज के टाइम में बहुत अच्छा फ्यूल है और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज़ प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस डाईहाइड्रोजन, यानी लिक्विड के फॉर्म में हमें जो प्रोड्यूस करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब स्पेशली देखा जाए लिक्विड हाइड्रोजन के फॉर्म में या गैसियस हाइड्रोजन के फॉर्म में, ये सब हाइड्रोजन इकोनॉमी के पार्ट हैं। क्योंकि हाइड्रोजन को अगर जलाया जाएगा एज अ फ्यूल तो इसके जलने से CO2 बिल्कुल नहीं बनेगी, और चूँकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगी इसलिए हमारे लिए आने वाले टाइम में एक बहुत इकोनॉमी लेवल का, बहुत बेस्ट लेवल का फ्यूल हम लोग कह सकते हो कि क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है देखा जाए,
इट प्रोड्यूस ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल ड्यू टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए पर यूनिट मास ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। इट इज़ पोल्यूशन फ्री, इसकी वर्किंग जो है पोल्यूशन फ्री है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता क्योंकि H2O बनाता है। कंबस्शन प्रोड्यूस ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विल बी H2O एंड ट्रेसेस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि जो एयर हम पास करेंगे तो एयर H2 से मिलकर के H2O बना देगा और थोड़े बहुत अमाउंट में नाइट्रोजन भी अपना ऑक्साइड बना सकता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन कैन ईजिली बी मॉडिफाइड फॉर यूज़ ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। मतलब जो आज के टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं इंजन जो कि मोटर व्हीकल्स में स्पेशली लगे हुए हैं ऑटोमोबाइल्स वाले, वो इंटरनल कंबस्शन इंजन का हम नाम देते हैं। इनको हम लोग आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल के लिए। और फ्यूल सेल देखा जाए एक हम लोगों ने प्रेजेंट टाइम में नए हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विथ एफिशिएंसी 70 to 85% हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड कॉमर्शियली इन स्पेस व्हीकल। जो स्पेस प्रोग्राम्स हम लोग नॉर्मली प्रेजेंट टाइम में बना रहे हैं वहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल ले तो रहे हैं लेकिन इसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा है, 70 to 85% है, और इसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। ये फ्यूल सेल वर्क कैसे करता है ये सब डिस्कशन अपने 12th क्लास में मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये भी एक ऐसा कोई फ्यूल सेल है जो डायरेक्टली फ्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बहुत हाई ज़्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अपने को मिल जाती है और इफ़िशियंसी बहुत हाई है और साथ में पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है। ये सब कुछ ऐसे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के बुक में लास्ट में अवेलेबल हैं। अब आप लोग बुक की रीडिंग करना, अच्छी तरह से पढ़ना उसको, और अगर कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो देखना, और इसके बाद आप हाइड्रोजन चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हो। इस साल के हिसाब से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला टॉपिक स्पेशली प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज़, ये सिलेबस से डिलीट है, इसलिए इसका वीडियो आप लोगों के सामने बाद में मैं बनाऊंगा। अभी तो आप NCERT जो इस साल के हिसाब से हमें पढ़ना है उसका वीडियो आप लोग देखिए और वो टॉपिक अच्छी तरह से तैयार करिए। थैंक यू।